हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर, एक्स फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन, आपके लिए नया यूनिट लेकर आया हूँ। फ्रेश यूनिट बेब यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे अब ये इस लेक्चर को। तो ये आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये नया यूनिट जो है वो बेब है। उसका पहले हम समझाएंगे व्हाट इज़ बेब है। आज इंट्रोडक्शन ही चलेगा और बेब इक्वेशन चलेगा। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस हमारा रहा है लिखने का कि पहले अगर सिलेबस लिख दिया जाए तो पता चलेगा कि हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना होगा। पहले है इंट्रो ऑफ बेब इंट्रो, बेब का इंट्रोडक्शन होगा। और दूसरा होगा थोड़ा सा बेब इक्वेशन। तो यहाँ पे बेब इक्वेशन को जो है हम कैसे बनाएंगे, उसका बेब इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेब से। तो हेडिंग डाल दें। तो वेब, क्या वेब हम लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, भले ही तुम ना जान रहे हो कि वो वेब है, लेकिन वेब देखा है। और वेब का हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से। पहला डिफिनीशन देते हैं व्हाट इज़ वेब, फिर हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे आपने इसको देखा था। तो वेब एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिस प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफ़र, यानी एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर मोमेंटम भी कह सकते हो कि दोनों का, एनर्जी और मोमेंटम का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पे क्या ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट चेंज ऑफ पार्टिकल्स पोजीशन। पार्टिकल के नेट पोजीशन में चेंज नहीं होगा। क्या मतलब, वेव क्या है सर, एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी या मोमेंटम को ये ट्रांसफर कर देगी। मान लो ये प्लेस 1 है, प्लेस 1 से इस प्लेस से ये दूसरे प्लेस पे चल जाएगी प्लेस 2 पर। यही सेम एनर्जी या मोमेंटम m विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज होगी। मान लो इस पार्टिकल के पास एनर्जी E थी, तो ये पार्टिकल अगले पार्टिकल को एनर्जी E ट्रांसफ़र कर दी, यही एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन इसका पोजीशन में नेट चेंज नहीं आया। हाँ, कुछ देर के लिए आपको दिखेगा, कुछ दूरी के लिए नेट पोजीशन में चेंज हुआ है, लेकिन नेट पोजीशन नहीं चेंज हुआ है। नेट पोजीशन का मतलब है कि मैं आगे गया और पीछे चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हुआ। तो यही कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस आगे चली है, फिर पीछे चली आई है। मतलब कुछ देर के लिए उसका डिस्टेंस चेंज हुआ था, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो आप समझिए कि एनर्जी, वेव वो चीज़ होती है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंज इन पार्टिकल्स नेट पोजीशन, वही वेव होता है। इसमें चलता कौन है, इसमें एनर्जी चलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, यानी कि पार्टिकल कुछ देर के लिए आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मूवी जाते रहते हो, मूवी देखते रहते हो, तो मूवी का जो है टिकट घर होता है और खिड़की के आगे 10-15 लोगों की लाइन लगी होती है। ये बालक है 1, बालक 2, ये बालक 3, 4, 5, 6। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ लग जाती है, ब्लॉकबस्टर मूवी लगी है, तो थोड़ा धक्का मुक्की हो जाता है, या फिर 2 नॉटी बॉयज़ होते हैं, फ्रेंड होते हैं, चले जाते हैं, पीछे लाइन पे रहता है, तो ये पीछे वाला इसको क्या कर देता है, पुश कर देता है। क्या
पुश कर देता है। जब ये पुश करता है तो ये एनर्जी अपने हाथों से ट्रांसफर करता है। अब देखो क्या होता है कि जब ये पुश करेगा तो ये वाला बंदा आगे की तरफ चला जाएगा, तो ये वाला बंदा भी आगे की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा, ये वाला बंदा भी आगे की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा, ये वाला भी, और ये धीरे धीरे ये वाला। तो ऐसा होता है कि इसके पुश करने पे ये सब आगे की तरफ झुक जाते हैं 1 by 1। क्या तुरंत एनर्जी चली गई? नहीं, एनर्जी को जाने में टाइम लगा, लेकिन हाँ, क्या इसने पोजीशन चेंज किया? इसने नेट पोजीशन नहीं चेंज किया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा। ये इसका थोड़ी दूर के लिए आगे गया, लेकिन फिर वापस ये अपनी पोजीशन को रिगेन कर लिया, लेकिन एनर्जी आगे बढ़ती चली गई। तो ऐसा हमने महसूस किया कि पीछे हम धक्का देते हैं तो आगे वाला भी जाता है, उसके आगे वाला भी ऐसे गिरता है, फिर वो धक्का मुक्की होती है, मारपीट हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो आगे जाते हैं। लेकिन क्या हम नेट डिस्प्लेसमेंट किए? हमने नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं किए हैं। हमने बस आगे जाके एनर्जी आगे वाले को दे देते हैं, आगे वाला आगे वाले को दे देते हैं, और आगे वाला आगे दे देते हैं, तो एनर्जी कुछ समय बाद पता चलती है कि आगे चली गई। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले? सब लोग पॉन्ड जानते हैं, तालाब जानते हो, गए होंगे, स्विमिंग पूल है या कोई भी है जहाँ पे पानी भरा हुआ हो। तो होता है क्या सर, क्या बताने वाले हूँ उसमें? कैसे पानी, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरी हुई है वाटर। अब इसमें एक पत्थर अगर आप तुम थ्रो कर देते हो, एक छोटा सा पत्थर यहाँ पे तुमने थ्रो कर दिया, ये पत्थर जैसे ही सरफेस को हिट करता है, तो वो जब हिट करता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। हमने उस पत्थर को फेंका तो एनर्जी के साथ फेंका, जैसे वो हिट होता है तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो एक वेव, ऐसे लहर जिसको बोलते हैं, वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ उसके चारों तरफ ऐसे बढ़ते जाती है, ऐसे बढ़ते जाती है, ऐसे गोला उसका बढ़ता जाता है, ऐसे गोला उसका बढ़ता जाता है। तो वो क्या होता है, जो हमें दिख रहा होता है, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। वो एनर्जी जो वहाँ पे गिरी थी, वो पूरे पार्टिकल में धीरे धीरे वो पार्टिकल आगे से बढ़ाती जाती है। तो जो वेव हमें ऐसे लहर दिखती जाती है, वो एनर्जी होती है, और उसी को वेव बोलते हैं। वो एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। क्या पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है? अगर तुम देखा होगा कि पत्थर के बगल में अगर कोई क्या है, एक कॉर्क रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, लेकिन अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेगा। ये ऊपर नीचे इसको करेगा, लेकिन अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता है। ऑब्जेक्ट तो हमारा डिफिनीशन यही था कि एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है वेव में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, नेट चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होता है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। किसका? उस ऑब्जेक्ट का है। तो इस तरह से जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो इसी को वेव बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो अभी हमें सभी को समझ में आया कि व्हाट इज़ वेव, क्या मतलब ये कैसा होता है। तो अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव बेस्ड ऑन मीडियम। तो वेव का क्लासिफिकेशन कर ले। तो वेव का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम 2 बार किया गया है। एक वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम रिक्वायर्ड, और एक में मीडियम की नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो 2 तरह की वेव हो सकती है मीडियम रिक्वायरमेंट के आधार पे। एक वेव होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और एक मीडियम होती है जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसका अलग एक चैप्टर है। तो इतना सा जो ईएम वेव जो होती है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, ये दोनों हमारे सिलेबस में है। क्या है? सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे। तो वेव ऑन स्ट्रिंग होता है और साउंड वेव होता है, ये दोनों क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव होते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये भी हमारे सिलेबस में है, मतलब एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या है? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, या आप बोल लो लाइट। जो लाइट होती है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये भी हमारे सिलेबस में है और एडवांस के सिलेबस में है। और ये क्या है? जेई मेन के सिलेबस में है, लेकिन ये एडवांस के और मेंस के दोनों सिलेबस में है। तो ये अलग से तुमको पढ़ाया जाएगा, ये भी अलग से तुमको इसी में पढ़ाया जाएगा, और ये दोनों यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बेस्ड ऑन मीडियम, वेव को दो भागों में बांटा गया है, एक मीडियम रिक्वायर होती है, एक में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक मैकेनिकल वेव बोला जाता है इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। इसका एग्जांपल है वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, और उसका एग्जांपल है वेव ऑप्टिक्स। तो हम चलते हैं फर्दर। तो वेव के लिए कुछ जर्नल चर्चा या जर्नल चीज़ें, बेसिक टर्म जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक या जर्नल चर्चा, जर्नल चर्चा। अब देखो, हमारे जो कोर्स में वेव की स्टडी है ना, वो सिंपल हार्मोनिक वेव होता है। इन आवर कोर्स स्टडी सिंपल हार्मोनिक वेव इसी का है। सिंपल हार्मोनिक वेव है। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा क्या है, नहीं पढ़ चुके तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। अगर पढ़ चुके अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इतना समझिए कि ये सिंपल हार्मोनिक वेव की स्टडी होती है। ये जो वेव होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव होते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक टर्म को फॉलो करते हैं। तो चलते हैं। तो क्या होता है, हमने जब लहर देखी थी तो कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसे एनर्जी आगे जा रही थी। तो ये मान लो टी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब कि उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है, अभी उसको ध्यान नहीं देते हैं। टी एक्स और वाई एक्सिस ऐसा होता है। अब देखो, तो इसमें ये आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे गया, तो ये आगे की तरफ जा रही है। यहाँ से ये देखो बढ़ रही है आगे की तरफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं वेव मोशन। क्या? वेव वेलोसिटी। क्या? वेव वेलोसिटी। ये आगे की तरफ वेव वेलोसिटी होती है। तो वेव वेलोसिटी असल में होती क्या है, किस चीज़ की वेलोसिटी होती है? तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है। ये जो आगे की तरफ जा रही है ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी, वो अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये एनर्जी की वेलोसिटी है। किसकी? एनर्जी की वेलोसिटी है। एनर्जी वेलोसिटी। एनर्जी वेलोसिटी का मतलब इस वेलोसिटी के साथ ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। बात समझ में? ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझो, है कि जो इसमें ये वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है, इसमें ये एनर्जी इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होता है। और दूसरा, अगर हम
उसकी बात करें जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो वेव वेलोसिटी जो है मीडियम पे डिपेंड करती है। क्या? मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। तो वेव वेलोसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। वेव वेलोसिटी क्या है? मीडियम पे डिपेंड करती है। किसके लिए? फॉर मैकेनिकल वेव, फॉर मैकेनिकल वेव। जिसमें मीडियम ही नहीं है तो उसमें क्या मीडियम पे डिपेंड करेगी भाई? ये ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिकल वेव होता है वो मीडियम उसको चाहिए, तो वेव वेलोसिटी जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। कि मीडियम क्या होगा है, वो कितनी वेलोसिटी होगी कि वो ट्रेवल कर रही है, इस बात पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो वेव वेलोसिटी है कि एनर्जी कितने वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, उस मीडियम किस चीज़ का है, इस बात पे वो 100% डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारा वेव वेलोसिटी। अब देखो दूसरी टर्म, तो यहाँ पे देखिए कि एक बार पॉजिटिव साइकिल है और एक बार नेगेटिव साइकिल है, फिर पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल है। अगर हम इस फिगर के टोटल डायमेंशन की बात ना करें, हम मान लें कि जितना इधर है उतना इधर है, यानी कि सिमेट्रिकल शेप में है। मेरे उस पर आर्ट के स्किल पे मत जाइएगा। तो हमें लग रहा है कि अगर ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया, फिर नीचे अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या? अपना जो भी प्रोसेस है उसको ये रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे? वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। तो समझिए वन कंप्लीट साइकिल में क्या होता है कि एक पार्टिकल पहले मैक्सिमम जाता है एच डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, फिर वो जीरो पे आता है, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर वो जीरो जाता है। तो यहाँ पे ये जीरो है, ये मैक्स है, ये फिर जीरो हुआ, फिर ये मैक्स हुआ और फिर ये जीरो हो गया है। तो एक बार वो जीरो से मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो से मैक्सिमम जाएगा और फिर जीरो आएगा, लेकिन इसमें इन दोनों में जो है डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो ये वन कंप्लीट साइकिल होती है। तो वन कंप्लीट साइकिल में एनर्जी जितना पाथ ट्रेवल कर लेती है उसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ होगा उसको बोलेंगे वेव लेंथ। इसका यूनिट मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। ऐसा ही यूनिट मीटर होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में एनर्जी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वो उसका वेव लेंथ होता है। ये एक डिस्टेंस होती है जो एनर्जी ट्रेवल करती है एक कंप्लीट साइकिल में। इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। और दूसरी उसी में फिर आता है अगला डिफिनीशन, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में या फिर इस एक लैम्डा को चलने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? वन टाइम पीरियड ऑफ साइकिल। तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और इसका यूनिट होता है सेकेंड। तो सर टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय ले ले वेव, वो उसका टाइम पीरियड होता है। या फिर आप कह सकते हो कि वेव को या पार्टिकल को एक वेव लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग जाए वही उसका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा वो उसका वेव लेंथ होगा, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। अब हम सभी को पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इस एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लैम्डा। और इसको डिस्प्ले करने में टाइम कितना लगा? टी। तो हमारा v क्या आ गया? v इक्वल टू
लैम्डा बाई टी। ये हमारा पहला इक्वेशन आया, मीटर पर सेकेंड। अब तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी, इतना जो है आप फ्रीक्वेंसी पे बात कर ले। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में वेव कितने साइकिल कंप्लीट करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ बराबर 1/t। अभी हम इसको और बताएंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो v बराबर क्या आ जाता है, लैम्डा एफ। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, जिसको कितनी बार लोग ऐसे भी नोट कर लेते हैं, एन लैम्डा। तो एन क्या होती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, पेज भर गया है और जो है हम फिर फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं। तो वेव स्पीड पहला चीज है जो हम अभी डिफाइन कर चुके हैं। वेव स्पीड क्या हो जाता है? वेव स्पीड वो स्पीड होती है जिस स्पीड पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, वही उसका वेव स्पीड होता है। वेव स्पीड क्या होता है? जिस स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिस स्पीड से एनर्जी ट्रेवल करती है, वो उसका वेव स्पीड होता है, जिसको हम v से दर्शाते हैं। क्या होता है? एनर्जी ट्रेवल, ये उसका वेव स्पीड होता है। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल वेव के लिए ये मीडियम पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट होती है। मैकेनिकल वेव के लिए ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। ये क्या, किसको ट्रेवल करता है? एनर्जी ट्रेवल करती है, वेव स्पीड हो गया। उसके बाद आता है वेव लेंथ, जो हम अभी समझा दिए थे। वेव लेंथ क्या होता है कि एक साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में, वन साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। वेव एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो उसका वेव लेंथ होता है। इसका यूनिट मीटर होता है। टाइम पीरियड वो भी हम बता चुके हैं कि इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम, वन साइकिल कंप्लीट करने में लगा टाइम, कंप्लीट करने में, वन साइकिल कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ये टी होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, इस पे ध्यान दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में, क्या, इन 1 सेकेंड, इन एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई है, वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। हाउ मेनी साइकिल कंप्लीटेड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है, वही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 1/T। इसका फार्मूला, और इसको किससे, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। यूनिट क्या है? हर्ट्ज। यूनिट इसका हर्ट्ज होता है। तो इसको मिटाते हैं।
तो वेव वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ जाएगा कि एक साइकिल में लैम्डा दूरी चला है, उसको कंप्लीट करने में t टाइम लगा है, तो ये पहला फार्मूला हो जाएगा। हमें पता है 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, f लैम्डा हो जाएगा। दूसरा फार्मूला होगा, कभी कभी हम इसको n लैम्डा भी बोलते हैं, जो n बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो लिखने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन चीज़ें यही होती हैं। तो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब अभी तक हमने वेव का जो है क्लासिफिकेशन जो किया वो बेस्ड ऑन मीडियम किया, लेकिन इसका एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है वेव का। वो किसके आधार पे, वो देख लो। उसको एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स, इसको अलग अलग नाम दिया गया है, उसमें उसकी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अब देखो, हमने बोला था कि वेव जो होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट बोला था, लेकिन वो पार्टिकल मूव करती है। किस तरह करती है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे, वो जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी। तो क्या होता है कि मान लो ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, यानी कि पार्टिकल का मूवमेंट जब ऊपर की तरफ होता है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाए, पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि चाहे अपवर्ड जाए और चाहे डाउनवर्ड जाए। एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया जीरो पे, फिर नीचे गया फिर, तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। लेकिन जब वो पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन वेव वेलोसिटी आगे है, कहने का मतलब एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो। पार्टिकल जब वेव एनर्जी पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे मेरा हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन एनर्जी आगे जा रही है, इसको ट्रांसवर्स वेव करते हैं। फिर देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एनर्जी आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। एनर्जी की वेलोसिटी आगे की तरफ होती है और पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रहा है, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव आता है। ये इसको मीडियम, ट्रांसवर्स का मीडियम हो भी सकता है, नहीं भी होता। अब इसमें दो एग्जाम्पल है। पहला क्या होता है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको नो मीडियम, क्या, नो मीडियम। और दूसरा क्या है, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, इसको मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है, स्ट्रिंग ही तो मीडियम है, इसीलिए तो बोला गया वेव ऑन स्ट्रिंग। तो देखो ट्रांसवर्स वेव नो मीडियम और मीडियम दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, क्यों इसको क्लासिफाइड किया कि पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन एनर्जी आगे की तरफ भाग रही है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या है सर, तो इसमें ये देख लेते हैं। इस बार क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल था, पार्टिकल आगे गया फिर ये पीछे गया, तो पार्टिकल इस तरह होता है, और एनर्जी किस तरफ ट्रांसफर हुई, आगे की तरफ गई, एनर्जी वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो जब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है या मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। और इसको जब वहां पे पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें पूरा पता चलेगा। ये पार्टिकल
ये पार्टिकल है, ये आगे पीछे मूव कर रही है और एनर्जी भी आगे की तरफ जा रही है। एनर्जी का नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, लेकिन ये पार्टिकल आगे पीछे होके वहीं रह जा रहा है। लेकिन हाँ, आगे गया तो इसको एनर्जी दे दिया, पीछे आया तो फिर पीछे वाले को दे दिया, तो आगे पीछे करके इससे लेते उससे देते, इसको लेते उसको देते, ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करती चली जाती है, लेकिन अपना नेट पोजीशन में नेट चेंज जीरो रखती है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो इस तरह के वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं और साउंड वेव इसका एग्जाम्पल है। क्या है? साउंड वेव इसका एग्जाम्पल है। तो जो हमने बेसिक चर्चा में एक वेव के लिए टाइम पीरियड डिफाइन किया, वेव लेंथ डिफाइन की, वेव वेलोसिटी डिफाइन की, फ्रिक्वेंसी डिफाइन की, एम्पलीट्यूड तो अभी नहीं हुआ है, वो आ जाएगा, वो कुछ नहीं होता है, ये सब वैलिड होगा इनके लिए, हैं। इनके लिए जो हमने वेव वेलोसिटी वी, टी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी पढ़ाई है तुमको, वो इन दोनों के लिए वैलिड है, हैं। इन दोनों के लिए वैलिड है, तो इन दोनों के लिए कॉमन होता है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, वेव इक्वेशन। क्या आते हैं? वेव इक्वेशन। हेडिंग है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का जो है प्रूव हमारे सिलेबस में नहीं है, और वेव इक्वेशन दे दी गई है, उस पर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसका प्रूव हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें वेव का इक्वेशन ले लेना है और उस पर कुछ चीज़ें पढ़ना है। तो हम पहले बना लेते हैं ये वेव। सपोज करो कि ये वेव है, तो यहाँ पे ये सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चूँकि एसएचएम हमने बोला था कि हम शुरू में ही बोला था कि जो वेव होगा हमारे सिलेबस में क्या है? सिंपल एसएचएम वेव है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा कि वेव जो होता है आइदर साइन का फंक्शन हो सकता है या कॉस का फंक्शन होता है। क्या हो सकता है? वो साइन का फंक्शन हो सकता है या कॉस का फंक्शन होता है। तो सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि y यानी ये वेव जो है वो एम्पलीट्यूड a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है y की, इंटू साइन ओमेगा t, ऐसा होता है। t टाइम है, ओमेगा बराबर क्या होता है यहाँ पे? 2 पाई f। हाँ, ये वेव की फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा होता है। तो ये हमारे पास वेव है। तो जो सिंपल हार्मोनिक वेव होते हैं या तो वो साइन वेव हो गए, या तो ये कॉस भी हो सकता है और ये साइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस बात पे कि इनकी इनिशियल पोजीशन क्या थी। ये इनिशियल फेज पे डिपेंड करता है। हमने एक साइन वेव मान लिया है, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है f है, तो 2 पाई f ओमेगा आ गया है। तो अब अगली चीज़ क्या है? अब देखते हैं। सपोज करो कि ये पार्टिकल t सेकेंड पे यहाँ पे है, मतलब कि ये वेव का जो एनर्जी है वो 10 मीटर ट्रेवल कर गई। कितने टाइम पे? t टाइम पे। यहाँ पे t बराबर 0 था, है, यहाँ पे ये yt आ गई। अब हमें yt का इक्वेशन चाहिए। ये तो हमारे ओरिजिन का इक्वेशन है, ये हमारा yt चाहिए, तो yt चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें अब दूसरी बात यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा एक ही पार्टिकल था, लेकिन यहाँ पे ये पार्टिकल तो यहीं पे ऊपर नीचे रह गया, आगे तो गया ही नहीं। तो क्या आगे गई? दूसरा, ये दूसरा पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल
है। तो ये सेकेंड पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो आएगा ये कोई दूसरा पार्टिकल होगा ना भाई, इसको मान लो हम एक्स पार्टिकल, यहाँ पे क्या था, एक्स पार्टिकल। तो जो yt आएगा हमारा वो किसके लिए आएगा, वो किसका किसका फंक्शन होगा, वो x का भी फंक्शन होगा और वो t का भी फंक्शन होगा। क्यों, समझिए कैसे कैसे कि t टाइम पे xवां पार्टिकल, जो ये वेव इक्वेशन होगी वो किसके लिए लिखी जाएगी, t टाइम पे xवें पार्टिकल के लिए लिखी जाएगी। तो हमने देखा कि t समय पे ये 10 मीटर चला गया, यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये मीटर में, ये 10वें मीटर पे जो पार्टिकल होगी उसकी बात हो रही है। पार्टिकल का तो कोई नाम नहीं है, तो वो डिस्टेंस से ही बोला जाएगा। मान लो ये मीडियम था, क्या था, ये मीडियम था, है मीडियम पे ही बात करते हैं। तो वो यहाँ पे एक पार्टिकल था, तो 10 मीटर पे एक दूसरा पार्टिकल था, तो ये 10 मीटर वाला पार्टिकल है जिसको हमने s दिया है, और टाइम क्या है, t, वही निकालना है। तो मान लो कि हमने देखा कि 2 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल कर रही है, कौन सा, वेव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो हम टाइम निकाल सकते हैं, t बराबर क्या होता है, t बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस 10 है और वेलोसिटी 2 है, तो बराबर 5 सेकेंड आया है। तो यहाँ पे t बराबर 5 सेकेंड है। तो अब दूसरी चीज देखिए, है कि अब ये जो 5 सेकेंड में ये कर रहा था, है जो ये 5 सेकेंड पे कर रहा है वो t-5 सेकेंड में पहले कर चुका था। क्या सर, हाँ, कि ये जो चीज अब कर रहा है वो यहां कहीं, जिसका टाइम क्या है, t-5 है, पहले क्या है, कर चुका है। क्योंकि ये साइकिल रिपीट हो रही है और एक टाइम पीरियड में ये रिपीट होती है, तो जो ये साइकिल t बराबर 5 सेकेंड में करेगा वो पहले t-5 सेकेंड में कर चुका है। तो कहने का क्या मतलब है कि t-x/v, ये थोड़ा सा टफ होता है और यहाँ नहीं समझ में आया तो बिल नहीं समझ में आएगा कि ये एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिंपल हार्मोनिक प्रोसेस है। तो ये जो चीज़ ये t-5 सेकेंड में करेगा है वो पहले वो कर चुका है। कब कर चुका है, t-5 सेकेंड पे कर चुका है। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए क्या होता है कि ये एक साइकिल में हर पार्टिकल का मूवमेंट होगा, तो ये फिर रिपीट होगी। तो ये एक साइकिल का टी टाइम होता है, तो यहाँ से जो यहाँ मान लो इसका टी टाइम, तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल कर रहा है वो टी टाइम बाद, यानी एक पीरियोडिक टेबल टाइम के बाद वो फिर करेगा। तो वो क्या होता है, वो t-x/v होता है। क्यों, क्योंकि v के डिफिनेशन में हमारा क्या आता है, λ/t आता है। तो जब हम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आएगा। तो ये क्या आया है, ये इस पार्टिकल के करने का टाइम पीरियड आया है। ऐसा नहीं हम कर दो कि ये इसको कर दिया तो तुरंत टाइम पीरियड आ जाए, नहीं, लेकिन हाँ हम मान सकते हैं कि ये टाइम पीरियड है। तो ये जो यहाँ पे ये करेगा 5 सेकेंड पे, वो t-5 सेकेंड पे पहले कर चुका होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एम्पलीट्यूड वही रहेगा साइन ओमेगा t-x/v। ये हमारा वेव इक्वेशन है, नोट कर लीजिए। हैं, लेकिन इसका फेज क्या है, अभी इनिशियल फेज 0 है, यानी ये 0 पार्टिकल पे जो चला है उसका है। तो इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो ये टी टाइम पे करेगा यानी कि 5 सेकेंड में करेगा, है वो पहले t-5 सेकेंड पे कर चुका होगा। ये आपको समझने वाली बात है इसमें। तो वेव इक्वेशन हमारी क्या आई, हमारा वेव इक्वेशन जो है ये इसमें वेव में वो
एक्स का भी फंक्शन होता है, क्योंकि पार्टिकल तो मूव करता नहीं है, तो किसी समय पे पार्टिकल का पोजीशन इनटू टाइम दोनों हमें लेना पड़ेगा। तो ये जनरल इक्वेशन होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड ए हो गया साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस फाई। ये फाई क्यों लिखा सर? क्या जरूरी है हमारा पार्टिकल ओरिजिन से चले? उसका इनिशियल फेज भी हो सकता है, बिल्कुल, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशन है किसके लिए? यही है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है। नॉर्मली हम फेज जीरो ले लेते हैं जब हमें कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन अगर वो दिया है तो हमें लेना होगा। अब देखो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y बराबर क्या आ जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा अपान वी इंटू एक्स प्लस 5। ये अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म ओमेगा अपान वी, इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको हम के बोलते हैं, इसको बोला जाता है वेव नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। 2 पाई एफ अपान वी क्या होता है? लैम्डा एफ। एफ ने एफ को मारा तो बचा क्या? 2 पाई लैम्डा। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई लैम्डा। इसको वेव नंबर बोलते हैं। के बराबर होता क्या है, या यूनिट इसकी क्या होगी? एंगल, क्या? एंगल रोटेट पर यूनिट लेंथ। एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ, ऐसे बोल सकते हो कि के क्या है? के वेव नंबर होता है। वो क्या होता है? एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ को बोला जाता है। इसका यूनिट क्या हो सकता है? रेडियन एंगल का होता है और लेंथ का मीटर होता है। तो रेडियन मीटर के का यूनिट होता है। इसका बीमा क्या हो जाएगा? L माइनस 1। क्यों? क्योंकि रेडियन का 0 होता है, इसका 0 हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो के का बीमा क्या होता है? L पे -1 होता है। के क्या होता है? एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ होता है और इसका ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। अब अगली चीज है तो हमें पता चल गया जनरल वेव, तो हम फिर से वेव को बनाते हैं। ये y है, मान लो ये हमारा वेव है, ये t जा रहा है, ये ओरिजिन है। तो अगर इसका वेव इक्वेशन क्या है? v बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। अगर अब देखो क्या होता है कि ये हर पार्टिकल के लिए होता है। अगर ये v वेलोसिटी से एनर्जी ट्रेवल कर रही है तो हर पार्टिकल के लिए होता है। अब क्या करें? अभी एसएचएम में क्या होता था कि एक पार्टिकल का होता था। अगर हम x को फिर फिक्स कर दें, यानी कि इसको x1 ले ले, तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई हम इस पार्टिकल का हमें वेव इक्वेशन लिखना हो x1 पे। हमें पता है कि एक ही पार्टिकल है, यानी कि हर पार्टिकल अपने पोजीशन पे जो है, ये पार्टिकल 1 2 3 हो जाता है। तो हर पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट को करता नहीं है, तो हर पार्टिकल को एनर्जी जाती है, तो हर पार्टिकल एसएचएम करता है। तो ये जनरल इक्वेशन था। तो हमें सपोज करना हो कि x1 पार्टिकल का वेव इक्वेशन लिखना हो, तो यहाँ पे कहीं है x1 पार्टिकल, तो इसका वेव इक्वेशन y1 आएगा x1 t। तो वो क्या होगा? तो y1 के लिए ये हो जाएगा। सपोज करो इसका इनिशियल फेज 1 हो, है, तो ये पार्टिकल 1 हो गई।
और हमें किसी दूसरे पार्टिकल का भी निकालना हो, मान लो यहाँ पे जाके हम x2 का निकालते हैं, x2 का, ये दूसरा पार्टिकल है, इसके लिए यहाँ पे y2 आएगा, x2t। तो y2 क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी के x2 प्लस मान लो इसका phi2 हो सकता है ये दूसरे फेज से जो है ट्रेवल कर रहा हो, है। तो ये इसके जनरल इक्वेशन है। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे, हम ये समझाना चाह रहे थे हैं कि हर पार्टिकल का अपना अपना एक SHM होगा। अगर हम पार्टिकल को फिक्स कर दें तो उस पार्टिकल का इक्वेशन आ जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझो कि जब वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन हर पार्टिकल को SHM देती है। वेव हर पार्टिकल को क्या देती है, SHM देती है। तो यहाँ पे हर पार्टिकल SHM कर रहा है, तो हर पार्टिकल का अनंत पार्टिकल है जो SHM कर रहे हैं और एनर्जी को आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो सपोज करो कि सर मुझे किसी एक पार्टिकल का लिखना हुआ, तो उसको फिक्स कर लो। तो जब हम x को फिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वो SHM दे देता है उस जगह के पार्टिकल को, है। उसका इनिशियल फेज कुछ और हो सकता है और दूसरे का कुछ और होता है, लेकिन 99% केस में क्या होता है, phi1 बराबर phi2 बराबर phi। तो इसको phi कर लो। इनिशियल फेज सबका सेम है। तो अब देखा फेज डिफरेंस कितना आया, तो क्योंकि अभी SHM हो गई ना, तो ओमेगा टी यहीं तक तो क्या था, हमारा ओरिजिन से चला हुआ जो है SHM था। तो जब हम एक SHM का देखेंगे तो ये जो है हमारा, इसका फेज डिफरेंस, फेज क्या आएगा, kx1 प्लस phi। क्या आ जाएगा, kx1 प्लस phi। तो चूंकि हर पार्टिकल का अपना एक SHM हो गया है, तो ये उसका फेज आएगा। तो ये y1 a साइन ओमेगा टी विद kx1 प्लस phi फेज के साथ ये SHM कर रही है। उसी तरह इसका क्या आ जाएगा फेज, kx2 प्लस phi। तो ये दूसरी पार्टिकल भी SHM कर रही है सेम, लेकिन उसका फेज क्या है, kx2 प्लस phi है। तो अब देखो इसमें फेज डिफरेंस क्या आ गया, तो फेज डिफरेंस ये होता है फेज ऑफ y1 y2 माइनस फेज ऑफ y1 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस phi माइनस ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस phi। ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मारा, phi ने phi को मारा, तो क्या आ गया, k कॉमन हो गया, x2 माइनस x1। तो ये फेज डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा phi। तो ये हमारा निकल के आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा phi बराबर k डेल्टा x। इसको पॉज करके नोट कर लो। अब देखो इसको समझाते हैं कि इनिशियल फेज अगर इनका सेम हो तो इनके फेज में डिफरेंस जो आता है डेल्टा phi बराबर वो k डेल्टा x आता है। तो इनमें जो फेज डिफरेंस आएगा, यानी इन दो पार्टिकल में जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा, है। किसकी वजह से आएगा, वो पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा। तो इस दो पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है वो पाथ डिफरेंस की वजह से आता है, जो होता है डेल्टा phi बराबर k डेल्टा x। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इसको मिटाते हैं और कुछ और लिखते हैं। तो क्या बात बताते हैं, तो देखा हमने दो इक्वेशन था, है। इसमें क्या क्या सेम है, सेम क्वांटिटी। चलो स्टार्ट होते हैं। इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इक्वेशन लिख लें, y1 x1 t बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस k x1 प्लस फेज, y2 x2 t a साइन ओमेगा टी k x2 प्लस phi।
तो एम्पलीट्यूड इसका सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेवलेंथ सेम है, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इनका सेम है? तो और क्या सेम है, इनका वेव लेंथ सेम है, वेव टाइम पीरियड सेम है, तो इनकी वेव वेलोसिटी भी सेम है। ये वेव वेलोसिटी कौन सी होती है, जिस वेलोसिटी से एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है। तो दो पार्टिकल, जो एक वेव के दो पार्टिकल में क्या क्या सेम होता है, उसका एम्पलीट्यूड सेम होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनका टाइम पीरियड सेम होता है, उनका वेव लेंथ सेम होता है। वेव लेंथ और टाइम पीरियड सेम होने की वजह से वेव वेलोसिटी सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। 4-5 चीज़ें उसकी सेम होती है। ये कि ये हो गया, ये कि ये हो गया, ये कि ये हो गया, ये के भी इसके लिए सेम होता है, और क्या, और इसका वी भी सेम होता है। तो इसमें चेंज क्या होता है सर, इसमें फेज अलग अलग होता है। फेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी दो पार्टिकल का जो एक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, एक एनर्जी को ट्रांसफर करने वाले दो पार्टिकल में फेज का चेंज होता है, बाकी सब चीज क्या होती है, सेम होती है। अगर उनके पार्टिकल को फिक्स कर दिया जाए तो वो उस पार्टिकल का SHM शो करना शुरू करते हैं। तो इनका फेज डिफरेंस आता है पाथ डिफरेंस की वजह से। तो इसमें क्या चीज़ जो है अलग अलग होती है दो पार्टिकल के लिए, उनका फेज जो है अलग अलग आता है। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 कर दिया जाए दो पार्टिकल के बीच में, तो उनका फेज डिफरेंस भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है या फिर सेम हो जाता है। तो एक टाइम पीरियड पे पाथ डिफरेंस जो है जो भी हो, यानी कि एक ही पोजीशन, पाथ डिफरेंस कब 0 होगा, जब वो एक ही जगह पे होंगे। वो आगे बढ़ेगा तो पाथ डिफरेंस तुरंत आ जाएगा, तो फेज में जो है वो आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, मान लो कि जैसे कि x1 की वैल्यू भी 10 हो गई और x2 की वैल्यू भी 10 हो गई, तब भी तो 0 होगा। यानी एक ही पोजीशन की बात करिए, अगर वो पोजीशन बदल रहे हो तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, वो फेज डिफरेंस आ जाता है। तो किसी भी वेव में दो पार्टिकल का जो है क्या क्या सेम होता है, दो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, टाइम पीरियड सेम होता है, वेव लेंथ सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, वेव वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन उसका फेज अलग अलग होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको फर्दर बढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में हम इसको आगे और कहानी बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ अखंड बैक बेंचर को सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है, और मैं दीपक सर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।